अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे एक अहम मसले की। पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अद्वियात के हवाले से कि किस तरह से उसमें जहरीले मवाद का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में मिलने वाले खांसी के सिरप में जहरीले मवाद की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप्स के खाम माल में एथिलाइन ग्लाइकोल की 100% मिकदार पाई गई है। एथिलाइन ग्लाइकोल की ज़्यादा मिकदार अमवात का बायस बन सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सिरप्स में बैनुल-अक़वामी कंपनी के खाम माल के इस्तेमाल का दावा किया गया था, जबकि बैनुल-अक़वामी कंपनी ने खाम माल तैयार किया और ना ही फरोख्त किया। इस तमाम तर मामले की तहकीकात करने का जो है वो कहा गया है WHO की जानिब से, और कहा गया कि तहकीक की जाए कि आया ये सच है या नहीं है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन खालिद मिसबा रहमान ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़ैनब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि ये क्या मामला है और WHO ने इस तमाम तर मामले में क्या कहा है? देखिए, पहली बार तो नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में कोई गैर मेयारी जो है अद्वियात तैयार हुई हों। इससे पहले इंजेक्शन का मामला सामने आया था और बहुत से लोग इससे इफ़ेक्ट भी हुए थे, और अब भी यही मामला है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका लेबल लगा के पाकिस्तान में जो है वो खांसी का सिरप है उसमें वो तैयार किया गया है, और उसकी वजह से काफ़ी जो है वो मसाइल भी देखने में आए हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर मैं बताऊँ तो जनवरी और मार्च में निगरान जब सेटअप था तब भी 5 से ज़ायद खांसी के ऐसे सिरप थे जिसके ऊपर बैन लगाया गया था स्पेशली, और अब फिर ये मामला सामने आया जिसके ऊपर जो आलमी इदारा सेहत है उसने एक्शन लिया है, रिपोर्ट जारी की है। उसने ये बताया है कि इस खांसी के सिरप में जो एक कह लें कि मीठे जायके का अल्कोहल होता है उसकी मिकदार 100% पाई गई है, जबकि उसमें अगर बात करें तो वो मिकदार 0.1 से भी कम होनी चाहिए। तो अगर वो मिकदार 100% है तो जाहिर है कि वो जब खाम माल से जाली ये खांसी का सिरप तैयार किया गया है तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी अगर 2022 की बात करें तो इंडोनेशिया में और भारत में भी 300 से ज़ायद बच्चे हलाक हुए थे इसी सिरप की जो है वो खाम माल से जब जाली लेबल लगा के तैयार किया गया था। चूँकि बैनुल-अक़वामी कंपनी है तो इसके जो प्लांट्स हैं वो जर्मनी में भी हैं, इसके अलावा थाईलैंड में है, सिंगापुर में है। तो जब वहाँ से जाली लेबल लगा के यहाँ पर वो भेजा गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया। इस पर अब बैनुल-अक़वामी कंपनी ने जो आलमी अदारा सेहत है उसने और ड्रैप ने एक्शन लिया है और पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, तहकीकात का आगाज़ किया गया है और इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो है वो इस बारे में की जा रही हैं। खालिद मिसबा और रहमान साहब से इस हवाले से बात कर लेते हैं। खालिद साहब, ये तो बहुत तशवीशनाक अमर है कि जिस तरह से जहरीले मवाद की मौजूदगी इसमें पाई गई है। अभी जिस तरह से हमारी नुमाइंदा ज़ैनब बता रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक में अमवात भी वाक़ हुई हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा दरपेश हो सकता है। इस हवाले से अब क्या किया जा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर एंगेजिंग ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, नंबर वन इसमें जी अच्छी चीज़ जो देखनी चाहिए वो ये है कि ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई है, यानी कि चाहे वो ड्रैप हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों जो इन चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हैं, या WHO है उनका भी नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। टेस्टिंग का मकसद ही ये होता है, और टेस्टिंग और अलर्ट्स का निकालने का मकसद ये होता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसी चीज़ हो जाती है। देखें, फार्मास्यूटिकल भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में अनफॉर्चुनेटली एरर्स आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ये स्मगल्ड मटेरियल्स आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जाली मटेरियल्स आ जाते हैं, उनके नुकसानात हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल देखें USA FDA विच इज़ फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, जो कि सबसे आप समझें बड़ी और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है ड्रग्स के मामले में और क्वालिटी के मामले में, उनकी आप वेबसाइट भी देखें तो उन्होंने जून 2023 में मई 2023 पे इस पे अलर्ट्स निकाले हैं। ये चीज़ पिछले 2-3 सालों में काफ़ी मुल्कों में नजर आई है, यूरोप में, इंडोनेशिया में, उज़्बेकिस्तान में, नाइजीरिया में, कीनिया में, इंडिया में, और अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया में और इंडिया में अमवात भी हुई बच्चों की क्योंकि वो लेवल ज्यादा थे। तो देखें, इसमें अच्छी बात यह है कि ये चीज पकड़ी गई है, खुदा ना ख्वास्ता इससे हादसा नहीं हुआ। दूसरी इसमें ये चीज ये है कि ड्रैप ने बरवक्त कार्रवाई की, ड्रैप ने स्टॉप प्रोडक्शन भी की, ड्रैप ने रिकॉल भी करवाया प्रोडक्ट का, जो कि इंटरनेशनल तरीकेकार है। अब हम भी एज एन एसोसिएशन भी हमने अपनी की हैं और हम भी इस चीज को देख रहे हैं कि हम इस चीज में टेस्टिंग को किस तरह मजीद बेहतर कर सकते हैं, किस तरह मजीद इंश्योर कर सकते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता इस तरह का वाकया आइंदा कभी ना हो। खालिद साहब, ये जो तमाम तर सिरप थे, क्या ये वापस रिकॉल कर लिए गए हैं, मार्केट से वापस उठवा लिए गए हैं? ये देखिए, ये जो कंपनी है जी जिसका ये आया है, कंपनी एक इनका अच्छा रेप्यूटेबल नाम है, उनसे हम भी इन टच हैं, ड्रैप भी इन टच है। उन्होंने तमाम जैसी ड्रैप ने उनको कहा था, उन्होंने फौरन से पहले रिकॉल ना सिर्फ ये बैचेस कर लिए थे बल्कि उन्होंने फर्दर प्रोडक्शन भी बंद कर दी थी, और उन्होंने एक्चुअली अपना जो सेक्शन ही बंद कर दिया था कि खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई 0.1% भी चांस है
कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर ऐसा है जो आइडेंटिफाई नहीं हो सका अभी, तो खुदा ना ख्वास्ता उसमें किसी भी किस्म की रिस्क नहीं लिया जा सकता। ऑल्दो आप देखें, कोई भी कंपनी जब कोई ऐसा इकदाम करती है, फाइनेंशियल नुकसान ज़ाहिर बात है होता है, एक इन्वेस्टमेंट होती है हर कंपनी की, लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहों का मामला एग्जैक्टली होता खालिद है, साहब, और लेकिन उस यहाँ कंपनी पर ने और जिंदगियाँ ड्रैप ने ज़्यादा बराबर इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियली नुकसान तो डेफिनेटली पूरा हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। ज़ैनब, आपने बताया कि इससे पहले भी इस तरह का मामला जो है वो दरपेश हुआ था, तो क्या उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था कि ऐसी सिचुएशन से इन फ्यूचर बचा जा सके? ज़िशान, हमारे यहाँ अलमिया है ये एक बहुत बड़ा, कि जब मुसीबत हमारे सर पे आती है या सर से पानी गुजर जाता है तभी कोई एक्शन लिया जाता है। अभी ये अद्वियात का मामला, इससे पहले मैंने बताया आपको कि जनवरी और मार्च में ऐसा ही कोई मामला सामने आया था और 5 से ज़ायद खांसी के सिरप थे जो कि बैन लगाया गया और वापस उसको मार्केट से बुलवाया गया। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा जो एक कह लें कि प्लान सामने नहीं, अभी भी नहीं नज़र आ रहा कि किस तरह से जो जाली अद्वियात हैं और जाली अद्वियात बनाने वाला माफिया है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी नई गवर्नमेंट आई, वज़ीरे जो प्राइमरी और सेकेंडरी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो छापे मारे, जाली अद्वियात भी पकड़ी, लेकिन जो जिनको सज़ा दी जाती है वो फिर से छूट के वापस आ जाते हैं, फिर से वही माफिया काम करना शुरू हो जाता है। तो उस तरह से कोई प्लान सामने नहीं आ जाता, कोई भी ऐसा कह लें कि सिस्टम नहीं बनाया जा पा रहा कि क्या वजह है। एक सवाल है बहुत सारे, अगर इस एक बात को हम डिस्कस करते हैं, छेड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में कि बहुत सारी चीज़ें आगे से आगे हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये तो एक प्रॉब्लम है कि खांसी का सिरप, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर कोई स्टेप लें। उससे बेहतर है कि पहले मेरे ख्याल में महकमा सेहत को अब कोई प्लान बना लेना चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ और भी चीज़ों पे अमल दरामद अच्छा हो ज़ैनब, सके। बताइएगा कि जैसे कि इस तमाम तर मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और इससे पहले भी इस तरह के मामला जब आते हैं तो तहकीकात शुरू हो जाती है। इस मामले की जो तहकीकात हो रही हैं, हतमी रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या मालूम हो सकेगा, इस हवाले से कुछ पता चला? अभी तो चूंकि देखें WHO ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, ड्रैप वाले भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी जो है जहाँ पे ये मामला सामने आया तो हमारे यहाँ भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से इसको कवर अप किया जाए। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल कंपनी थी जिनका नाम लेके बाकायदा तौर पे ये खाम माल से जाली अद्वियात बनाई गई, वो भी अपने तौर पे जो है वो तहकीकात कर रही हैं और इस आहिस्ता देखेंगे कि इस तरह से तहकीकाती रिपोर्ट अब बनती है और हतमी बात सामने आती है, उसके ऊपर फिर वक्त के साथ साथ ही फैसला या कोई जो इनिशियली उन्होंने कार्रवाई करनी है वो की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पर होंगी, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। खालिद साहब, दो चीज़ें, एक तो ये कि जब कोई दवा इंपोर्ट की जाती है या खाम माल इंपोर्ट किया जाता है, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी टेस्टिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है कि उसके बारे में जांचा जा सके कि वो मुज़र सेहत तो नहीं है? नंबर एक। और नंबर दो, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका कि इन चीज़ों को जो है वो रोका जा सके? अभी जैसे जाली अद्वियात की बात हो रही थी, ये मामला भी पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है, इस हवाले से भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, देखिए हर कंपनी की जिम्मेवारी होती है कि जो कंपनी वो केमिकल मंगवा रही है उसने उसकी जिम्मेवारी खुद लेनी है और उसने उसकी टेस्टिंग करनी है। उसने इंश्योर करना है कि जो बना के भेज रहा है उसे उसके सर्टिफिकेट भी प्रॉपर हों और वो खुद भी अपनी इन हाउस टेस्टिंग भी करे। लेकिन कुछ चीज़ें ना साइंस में नई चीज़ें भी आती हैं। ये जो ग्लाइकोल की बात हो रही है, एथिलीन ग्लाइकोल, डायथिलीन ग्लाइकोल की बात हो रही है, जो एफडीए यूएसए की मैं अगेन बात करूंगा बिकॉज वो लीडर हैं इस चीज़ में, कोई भी साइंस में नई तरक्की में जिद्दत में वो लीडर हैं। उन्होंने भी मई 2023 में अपनी वेबसाइट उनकी मौजूद है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे होती है, जितनी वो वार्निंग्स अलर्ट्स देते हैं एफडीए यूएसए की वेबसाइट पे होती है। उन्होंने मई 2023 में, यानी कि तकरीबन लेस देन अ ईयर अगो, 1 साल से भी कम अरसा पहले, उन्होंने इस पे डॉक्यूमेंट निकाला है कि इसकी टेस्टिंग और मैकेनिज्म कैसे करना है। ये चीजें पिछले 1-2 सालों में नजर आना ज्यादा शुरू हुई हैं, तो इसकी वजह से दुनिया इस पे अलर्ट ज्यादा हुई है। नहीं तो अदरवाइज जी। ये चीजें इस्तेमाल में बड़ी देर से थी। जो दूसरी बात आपने कही है कि कोई मैकेनिज्म इसमें डिवाइस नहीं हो सका, देखें पाकिस्तान में 24 करोड़ तकरीबन अवाम है, करोड़ों अद्वियात बिकती हैं, पैक्स बिकते हैं। खुदा ना ख्वास्ता जब इतने करोड़ों में प्रोडक्शन होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती भी हो सकती है, वो जेन्युइन गलती भी हो सकती है, वो जानबूझ के भी खुदा ना ख्वास्ता जाली अद्वियात भी हो सकती हैं। बिल्कुल। ड्रैप ने, एफआईए ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इस पे बहुत काम कर रहे हैं, बट ये एक नेवर एंडिंग जंग है जी। ये इंडिया ले लें आप, इंडोनेशिया ले लें, यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, ये चीज हर जगह अनफॉर्चुनेटली मौजूद है बिकॉज हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं लेकिन जो खालिद सिर्फ साहब, पैसे का यहाँ पर सोचते हैं। गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है ना? ऐसी कोई गलती हो जाए तो इंसानी जान जा सकती है। सर देखें, खुदा ना खास्ता पायलट एक गलती करता है तो जहाज भी गिर जाता है, उसमें भी जान जाएगी। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ रियलिटी है। अमेरिका का अब एग्जांपल मैं आपको क्यों देता हूँ
कि अमेरिका को, एफडीए को दुनिया में डब्ल्यूएचओ वगैरह सारे एक लीडर मानते हैं। उनकी वेबसाइट पे देखें, खुदा ना ख्वास्ता मेनिंजाइटिस के वैक्सीन कंटेमिनेटेड कई दफा आ जाते हैं, उनसे वहां भी न्यूयॉर्क के एरिया में जानों का ज़िया हुआ है। प्रॉपर सिस्टम ये है कि जब खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी चीज हो, तो जिन लोगों ने ये किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि वो एग्जाम्पल बने और आइंदा कोई और ये चीज ना कर ठीक सके। है, आप जब यही तक कहना सजा चाह रहे नहीं हैं कि अगर मिलेगी किसी की प्रॉपर, कोताही की वजह से ये अमल हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तहकीकात का सख्त आगाज होनी कर दिया चाहिए गया और है। फाइनल होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों को मिले कि वो ये चीज बिल्कुल। नहीं कर सकते और वो केयरफुल रहें वो ठीक है। जो ठीक है, ठीक है। खालिद मिसबाह रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। और हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज इस खबर के हवाले से तमाम तर डिटेल्स हमें बता रही थी। ज़ैनब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सस्ता प्रोटीन घर के किचन से दूर होने लगा है। दुकानदारों ने मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत पर फरोख्त करने से इनकार कर दिया। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की वजह से पोल्ट्री की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। आज ब्रॉयलर मुर्गी की सप्लाई न होने से मुर्गी के गोश्त की दुकानें भी बंद। दुकानदारों का कहना है कि फार्म से ब्रायलर महंगा लेकर सस्ता कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं, जबकि मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत ने मुर्गे की असल कीमत से भी 50-60 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की है। इस रेट पर सप्लाई फराहम नहीं कर सकते। हुकूमत ने ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 697 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है, जबकि मार्केट में 800 रुपये किलो बिकने लगा है। शहरी शदीद अजियत और परेशानी से दो चार हैं। शहरियों का ये कहना है कि इतनी चिकन लेकर नहीं खा सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना है, किस तरह से अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी देखिए। यार 700 रुपये किलो गोश्त दे रहे हैं, इतना महंगा कर रहे हैं। कोई ख्याल करे, गरीब बंदे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, 700 रुपये गोश्त कैसे ले सकता है। पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा ले लेते थे हम, चलो एक दफ़ा गोश्त खा लेते थे। अब हमारी पहुंच से दूर हो चुका है, तो हम दालों पे गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पहले तो ये था ना, अभी 400 रुपये किलो था, खा लेते थे। अब 700 रुपये किलो है, अब तो बस से बाहर हो गया है, अब तो नहीं खाया जाता। मुर्गी कम से कम 350-400 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की हमारी अपनी पैदावार, ये पोल्ट्री फार्म वाले जो है ये बहुत महंगी करके बेच रहे हैं। बड़ा गोश्त 1000 रुपये किलो हो गया है, मुर्गी 700, और गरीब आदमी क्या खाएगा, वो दाल सब्जी भी महंगी है। तो शहरियों के जज्बात आपने जाने। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर चिकन इतना महंगा क्यों हो रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन वाले और हुकूमत के दरमियान मामलात हल क्यों नहीं हो पा रहे, और इस पर जो है वो काफ़ी इस पर बात होगी और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आया प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में आवाम परेशान है, हर चीज़ महंगी हो रही है और चिकन भी महंगा हो चुका है, और अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी कि आया वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन पंजाब तारिक जावेद साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि जो कीमत दी जाती है सरकारी सतह पर उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता? आखिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो महंगी है, या कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल पैदा हो रहे हैं? तारिक जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक जावेद साहब गालिबन सुन नहीं पा रही हैं, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे राब्ता बहाल करें। चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों ने भी इस हवाले से अपने गम गुस्से का इजहार किया है। लोगों का ये कहना है कि यही एक सस्ते प्रोटीन का ज़रिया है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये भी अब किचन से दूर होता चला जा रहा है। महंगाई की वजह से ये भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने जो है वो रिजर्वेशंस हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे ये रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं होते हैं, हम किस तरह से सस्ते दामों पोल्ट्री की सप्लाई को यकीनी बना सकते हैं, कैसे चिकन को जो है वो बेचा जा सकता है, होल सेलर्स हों या रिटेलर्स हों। रिटेलर्स का ये कहना है कि जब उन्हें होल सेल में महंगा मिलेगा तो वो किस तरह से सस्ता आगे बेच सकते हैं। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर इस हवाले से जो है वो फैसला करे। हमने ऐसा देखा भी, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि रोटी 16 की होगी, नान 20 का होगा। लेकिन जब नान वाई एसोसिएशन ने इस हवाले से बात की तो उनका कहना था कि सबसे पहले हमसे नहीं बात की गई, हम किस तरह से रोटी 16 रुपए की बेच दें। इसी तरह से पोल्ट्री एसोसिएशन का भी यही मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत है वो फैसला सादिर कर देती है, फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट करवा देती है, लेकिन बात नहीं करती है, एक पेज पर नहीं होते या फिर उस पर मुज़ाकरात नहीं होते कि आया ये मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी भी यही है कि जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा है कि सरकारी रेट पर हम चिकन फ़रोख्त नहीं करेंगे, लेकिन सरकार भी जो है वो डटी हुई है और सरकार का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डर्स आएंगे उस पर अमल दरामद करना होगा। जहाँ अब देखना यह है कि ये मामला किस तरह से हल होता है। क्या हड़ताल से ये मामला हल होगा या किसी और तरह से जो है इस मामले को हल किया जाएगा। बहरहाल
इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी सवाल करेंगे वो क्या कहते हैं और उनके क्या रिजर्वेशंस हैं, और तारिक जावेद साहब से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। जो ही राब्ता बहाल होगा मजीद इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कहीं पर तो अद्वियात का स्कैंडल है तो कहीं गंदम की कीमत का मामला, लेकिन हुकूमत हर जगह नाकाम क्यों नजर आ रही है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए रोटी 16 रुपए जबकि नान 20 रुपए का कर दिया, लेकिन नान बाई एसोसिएशन वाले हैं कि हुकूमती अहकामात मानने से इनकारी हैं। अगर हम आटे और मैदे की कीमत की बात करें तो पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 600 रुपए कमी के बाद भी पंजाब हुकूमत रोटी नान को सस्ता कराने में नाकाम हो गई है। गिरफ्तारियों और जुर्मानों के बावजूद नान बाई रोटी और नान सस्ता ना करने पर डट गए हैं। जबकि नान बाई एसोसिएशन का कहना है जब तक आटे का थैला 1600 और फाइन मैदा 7,500 रुपए का रोटी और नान सस्ता नहीं करेंगे। जबकि मुल्तान में महंगी रोटी फरोख्त करने पर 3 तनूर मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि काफियों को जुर्माने भी किए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे सदर नान बाई एसोसिएशन पंजाब आफ्ताब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपके वक्त का। 16 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान, ये अहकामात पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए और अब तो जुर्माने भी शुरू हो गए हैं, तंदूरों को सील करना शुरू कर दिया गया है। लेकिन नान बाई एसोसिएशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं डेफिनेटली। क्या वजह है कि अभी तक इस पर ना अमल दरामद हो पा रहा है, ना कोई रिजर्वेशंस ख़त्म हो पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में एक तरफा नोटिफिकेशन किया गया था जिसमें हमारी एसोसिएशन को या किसी भी नान भाई को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, और इसी सिलसिले में जो कि आज हमारी मीटिंग हुई है जी बिलाल यासीन साहब से और डीसी लाहौर राफे हैदर साहब से, लेकिन वो अभी तक उसका कोई नतीजा फाइनल नहीं हुआ। हमने उनको बताया है कि ये जो रोटी आपने 16 रुपए की है, ये बिल्कुल भी हमें इसमें कुछ भी नहीं बच रहा, बल्कि उल्टा हमारा नुकसान हो रहा है। और इसी तरह अगर नान की बात करें तो नान की कीमत जो है वो भी उन्होंने एकदम कम कर दी, जबकि फाइन आफ्ताब साहब, बिलाल यासीन साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आटे के थैले की कीमत में 500 रुपए तक कमी की गई है, तो ये जो कमी हुई है क्या इससे रिलीफ नहीं मिल पाएगा? देखिए जी, बिलाल यासीन साहब ने जो कमी का आपको बताया है वो ठीक है, डेफिनेटली मैं इसको तस्लीम करता हूँ, मगर बात यह है कि जब 2100-2200 रुपए का थैला था उस वक्त 20 रुपए की रोटी का हमें रेट दिया गया था। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि अभी मार्केट में 2200-2300 रुपए का आटा मिल रहा है, उसके अलावा जो गैस है उसकी लोड शेडिंग है जी, वो एलपीजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑब्वियसली आटे वालों ने कहना जी हमारा पेट्रोल जो है उसकी कैरेज बढ़ाओ। उसी तरह मिल वालों ने कहना कि जी हमारी गंदम के बाद जो आता है वो पेट्रोल का खर्चा वो महंगा हो गया। ये चंद दिनों में ये फिर महंगा हो जाना शुरू हो जाना है जी। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि हुकूमती नुमाइंदों से आज आपकी मुलाकात हुई, आपने तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुतालबात थे उनके सामने रखे, तो उनका क्या मौक़िफ़ था इस पर कि इस पर दोबारा से रिविज़िट किया जाएगा या फिर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा ये फैसला? देखिए जी, हमने उनको अपनी कैलकुलेशन दी है और उनके आगे हमने एक रिक्वेस्ट की है कि हम बिल्कुल आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, मगर आप मेहरबानी करें हमारी बात को भी सुने और ये कैलकुलेशन देखें कि जिसमें तकरीबन हमें 17 रुपए की रोटी पड़ रही है। रोटी और नान कितने का होना चाहिए, क्या कीमत होनी चाहिए? मौजूदा जो रेट है ना जी, उसके मुताबिक हमें तकरीबन 17 रुपए की रोटी पड़ रही है जी। अब मुझे बताएं कि जो 17 रुपए की रोटी को हम 16 रुपए जो हमें पड़ रही है, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ही कोई नहीं, मैं इसकी लागत आपको बता रहा हूँ, तो उसमें उसको हम 16 रुपए में कैसे सेल कर सकते हैं? और नान की भी इसी तरह तो अभी तो जुर्माने भी शुरू हो गए हैं, तनूरों को सील भी किया जा रहा है, तो ऐसे में फिर क्या स्ट्रेटेजी है नान बाई एसोसिएशन की? देखिए, ये तो एक जुल्म है ना जी। एक तो चीज हम ये कह रहे हैं कि जी हमें कुछ बच नहीं रहा, ऊपर से हमारे ऊपर जुर्माने हो रहे हैं, हमारी दुकानें सील हो रही हैं, हमारे लोगों पे पर्चे किए गए हैं और हमारे पिंडी के सदर जनाब शफीक कुरैशी साहब को अंदर कर दिया हुआ है, वो इस वक्त अडियाला जेल में है। तो हम कौन से सियासी लोग हैं? हम तो गरीब लोग हैं, हम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठा रहे हैं और अगर इस मुल्क में आवाज़ उठाना, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको भी रिलीफ मिलेगा, ये मामला हल होगा और आवाम को भी इस मामले में जो है कुछ रिलीफ मिल पाएगा। कराची की बात कर लेते हैं कि कराची में डाकुओं ने पुलिस की तरह नाके लगा लिए हैं। डाकुओं में पुलिस का खौफ रहा ना डर,
डाकू नाके लगाकर शहरियों को लूटने लगे। कराची नाजमाबाद में डाकुओं ने नाका लगाकर 4 शहरियों से लूट मार की, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। पुलिस जराये के मुताबिक किसी भी लूटने वाले शहरी ने पुलिस से राब्ता नहीं किया, जबकि पुलिस का कहना है वीडियो की मदद से डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि गुलशन इकबाल में भी मस्कन चुरंगी के करीब डाकुओं ने शहरी को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी छीन ली। अगर हम बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की, तो वो भी जराइम में कराची से पीछे नहीं है। रवा माह के 15 रोज़ में लाहौर में डकैती, कत्ल, चोरी की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मिर्ज़ा रमज़ान बेग ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। शुएब, पहले कराची की बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है, इसकी वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। हालांकि ये दावा तो किया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से भी, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से भी, कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी खातिर खा कामयाबी हमें नज़र क्यों नहीं आती इसमें? जी देखें, बिल्कुल यही सूरत हाल है और इस वक्त कराची में शहरियों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड, क्योंकि हर सड़क पे ही लूट मार की वारदात आम हो चुकी है। कराची में रोज़ाना की बुनियाद पे सीसीटीवी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही हैं, नशर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और रेंजर्स बुरी तरह नाकाम है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। और इस चीज़ को हुकूमत सिंध और IG सिंध और जो दीगर महकमे हैं वो अब इसका एतराफ़ भी करते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नाकाम हैं और ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। कराची की अगर बात कर ली जाए तो कराची में इस वक्त सिचुएशन ये है कि शहर में लोगों का मोबाइल फ़ोन लेके चलना मुश्किल हो गया है। मोबाइल फ़ोन लेकर निकलने वाले शहरी जब रोड पे निकलते हैं तो उन्हें ये खौफ होता है कि कब कोई बाइक सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान आएंगे या एक आएगा और पिस्तौल दिखाएगा और उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, कैश और जो घड़ी वगैरह होती है वो छीन के ले जाएगा। इसके साथ साथ अब चलती सड़क पे मोटरसाइकिल सवार स्ट्रीट क्रिमिनल इतने होशियार हो गए हैं कि वो चलती बाइक वाले के बराबर में बाइक लगा के रोकते हैं और उससे मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं और चलती बाइक पे ही फरार हो जाते हैं। इसके अलावा कराची के जो ATM पॉइंट्स हैं वो इस वक्त ख़तरनाक बन गए हैं। जब लोग ATM से कैश लेके बाहर निकलते हैं तो 2 मुसल्लह मुलजिमान बाइक पे वहाँ खड़े होते हैं और उनसे निकलने वालों को लूटते हैं। अगर वो पैसे नहीं देते तो अब गोली मारी जा रही है। रवां साल जनवरी से लेकर अब तक तासुर है कि जो डाकू हैं उन्हें अब पुलिस का खौफ नहीं रहा। शुएब हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान, आपकी तरफ मैं आऊँगी। कहिएगा अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो कहा जाता है कि डॉल्फिन है, PRU है, पुलिस भी काफ़ी मुतहरिक है, लेकिन उसके बावजूद भी डकैती की वारदात होना लम्हा फिक्रिया है। क्या इस पर डिटेल्स हैं आपके पास कि कितनी वारदात रिपोर्ट हुई और पुलिस इस पर क्या कर रही है? जी बिल्कुल जी, कराची के तरह लाहौर में भी जो सूरत हाल बदतर है और अरब रुपए के फंड मिलने के बावजूद जो है शहर लाहौर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, मर्डर, डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल की जो वारदातें हैं उसमें खौफनाक हद तक इजाफा देखने में नजर आया। और अगर हम रवां साल के पहले 3 माह की बात करें तो 84 अफराद मुख्तलिफ जो वजूहात है उसकी बिना पर कत्ल हो गए, जबकि इक़दाम कत्ल के 214 वाक़े जो रिपोर्ट हुए। इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी के 5000 जो है वाक़े रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रॉबरी की 3379 वारदातें हुई, जबकि डकैती की 11 वारदातें जो रिपोर्ट हुई है। और इसी अरसा के दौरान तकरीबन अगवा, बड़ा तावान, इक़दाम कत्ल, रमज़ान में एक इंतहाई तशवीशनाक आदाद-ओ-शुमार हैं जो कि सामने आ रहे हैं। ये बताइएगा कि पुलिस हुक्काम इस हवाले से क्या कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि इन वारदातों को कंट्रोल किया जा सके या कम अज़ कम मिनिमाइज किया जा सके शहर में? जी, लाहौर पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि ऐसी वारदातें रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स, PRU और जो नई अबाबिल फोर्स बनाई गई है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO को तमाम को हदायत जारी की गई हैं कि वो मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं डकैत चोर उन पर कड़ी नजर रखें, जेलों से जो छूट कर आते हैं उन पर भी कड़ी नजर रखें, ताकि जो ये बदमाश या अगवा बड़ा तवान के जो मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। और DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन और DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किशोर की हदायत पर लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर SHO, DSP और SP साहबान को खास तौर पर क्राइम रोकने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग भी हो रही है और गश्त को बढ़ाया जाए ताकि इन नासूर को पकड़कर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ठीक है। शुएब, ये बताइएगा कि सिंध पुलिस तो वैसे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी निमट रही है, उनसे भी निमट रही है, लेकिन पक्के के डाकू शायद ज़्यादा बड़ा चैलेंज उनके लिए साबित हो रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटजी इस वक्त सिंध पुलिस की है या दीगर इदारों की है कि इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक जगह तो कच्चे के डकैत सिंध पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं, तो पक्के के डकैत भी जो हैं, बिल्कुल आपने कहा, तो वो भी चैलेंज हैं, क्योंकि उनको भी काबू नहीं किया जा रहा। हर गुजरते दिन कराची में 200-250 लोग मामूल के मुताबिक लुट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, इसको कोई नहीं रोकने वाला। और अब मसला ये है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में भी 18 अफराद सिर्फ डकैती मज़ाहमत पे जाँ बहक हो गए, अपने लोग प्यारों को खो रहे हैं, उनके अंदर खौफ व हिरास है। रवां साल के दौरान 60 से ज़ायद ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोग डकैती मज़ाहमत या डाकुओं की गोली का शिकार होकर इंतकाल फरमा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। और सिंध पुलिस हो, सिंध हुकूमत हो, वो बिल्कुल हमें इस वक्त जो है ना, कोई ऐसे इकदाम लेती हुई दिखाई नहीं दे रही कि जिस तरह से उसको तरजीही बुनियादों पर इस मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि लोगों के घरों में प्यारे पुलिस बहुत इस हो हवाले रहे हैं। से खातिर खा इकदाम नहीं कर रही। आए रोज डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ शुएब बरनी और मिर्जा रमजान बेग मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरअसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का ये मुकदमा जो है वो बहावलपुर के थाना चन्नी गोट में खातून के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। रेलवे पुलिस का कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात भी शामिल की गई है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। शहरोज, बताएगा इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? देखिए निशान, ये मिल्लत एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया था और इसमें मरियम नामी जो खातून है, इस पर पहले तशद्दुद हुआ और फिर बाद में इसकी जो लाश है वो अहमदपुर शकिया के करीब चन्नी कोट का जो इलाका है वहाँ से मिली थी। और पहले इस पर जो मुकदमा चन्नी कोट में दर्ज हुआ उसमें ये लिखा गया कि इत्तफाकिया मौत जो करार दी गई, लेकिन जैसे ही बाद में फुटेज सामने आई तो एकदम से जो स्टोरी है वो तब्दील हो गई और ये देखा गया कि एहलकार जो है वो खातून पर तशद्दुद कर रहा है। देखिए, ये किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि मर्द एहलकार किसी भी खातून पर जो है वो तशद्दुद करें। ट्रेन के अंदर कोई खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी। अगर उस पर टिकट नहीं थी या ऐसा कोई मामला नहीं था तो उसको जो है वो उससे बातचीत की जा सकती थी, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर तशद्दुद हुआ। अब ये है कि जो थाना चन्नी कोट है वहाँ पर इस खातून के जो भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है जो 302 के तहत है, और ये मीर हसन जो कांस्टेबल है इसके और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। अब एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब ये बात फैलाई जा रही है कि खातून का जो ज़हनी तवाज़ुन था ये दुरुस्त नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। निशान, मैं खुद जड़ावाला गया हूँ, वहाँ में जब मैंने लिया है, इनके हमसायों से भी मैंने बात की है, तो सबका यही कहना था कि खातून बिल्कुल ठीक है और ये पहली बार फैसलाबाद नहीं आ रही थी। हालांकि ये वहाँ पर कराची में जॉब करती है, ब्यूटी पार्लर का ये काम करती है, तो अपने वालिद से जो मिलने आ रही थी, तो इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब जो इसके चलिए, पुलिस इस तमाम तर मामले पर तहकीकात कर रही है। अब देखना यह है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो असल वजूहात है वो सामने जाएंगी। शहरोज इबाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बिजली सप्लाई कंपनी लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किया है। वज़ीर दाखिला ने अफसोस का इजहार किया है कि सरकारी दफातर आम आदमी को ओवर बिलिंग कर रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे शहरोज इबाद मौजूद हैं, क्योंकि फेस्को में भी ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है। शहरोज, बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी, एक तरफ तो महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ है, तो दूसरी जानब फेस्को की जानब से ओवर बिलिंग का सिलसिला गुज़िश्ता कई माह से जारी है। लोगों को ज़्यादा बिल आ रहे हैं, यूनिट कम होते हैं और बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके बाद शहरी परेशान है और बिल ठीक करवाने के लिए फेस्को के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके हाथों में मैं बिल देख रहा हूँ, कितना बिल आया? पहले कितना आता था, अब कितना आया? अब 11,000 समथिंग बिल आया है। आप ये सोचें कि पंखे अभी स्टार्ट नहीं हुए, जब पंखे चलने हैं, कुछ ना कुछ चलना है, और सबसे ज़्यादा जो टेंशन बननी लोड शेडिंग की बननी है, फिर भी बिल उतने ही आने हैं। तो मेरी तो फेस्को से भी गुजारिश है, थोड़ा सा हाथ कम रखें मेहरबानी करके कि इस हवाम पे ना थोड़ा सा रायत बरतें। देखा कि जैसा ये कह रहे थे कि पहले बिल जो है वो सिर्फ 2,000 पे आता था और अब 11,000 तक बिल आ गया, और इस तरह कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ घर में एक पंखा या एक थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चलती हैं, और दुकानों पर भी मामूली सी जो है वो चीज़ें पंखा और लाइट चलती है, और इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं और बिलिंग हो रही है फेस्को की जानब से, जिस पर ये शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने अपील किया हुकूमत से भी और फेस्को से भी कि वह खसूसी तौर पर इस तरफ तवज्जो दें और लोगों के जो ओवर बिलिंग का जो मसला है उसको हल किया जाए। जी
फैसलाबाद के बाद अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर सेम यही सूरत हाल है और वहां पर भी जो वहां के रिहायशी हैं वो सख्त परेशान हैं। हसान शेख हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तमाम तर हमें डिटेल्स बताएंगे। जी हसान। जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी है और लोड शेडिंग में भी इजाफा होने लगा है तो साथ साथ जो मैपको की जानिब से ओवर बिलिंग भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से जो आम सार्फिन हैं उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ हम बात कर लेते हैं। इस दफ़ा जो है ना मैपको की तरफ से ना ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लाइट आती नहीं है और तरह तरह के टैक्सेस लग रहे हैं। आपका जो मीटर रीडिंग का लाइनमैन का अमला है वो आता है जिस डेट को और बिलिंग किस दिन को ओवर बिलिंग चार्ज हो रही है। अब देखें मेरे हाथ में ये बिल है, मैं आपको दिखाऊं, इसके ऊपर टीवी फीस तो अलहदा है, चलें वो भी आपकी लग रही है, जीएसटी डल रहा है, इनकम टैक्स डल रहा है, इनकम टैक्स के ऊपर फिर फर्दर टैक्स डल रहा है जिसका पता ही नहीं है सिरे से। और मैपको के पास जाओ, मैपको काम जो है वो सुनने से कासिर हैं, वो जाते हैं हमें अटेंड ही नहीं करते, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से है। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाए। जो शहरी है उनका ये भी कहना था कि जो ओवर बिलिंग के अलावा जो मजीद टैक्सेस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं जिसका जो है कोई नाम नहीं लिखा हुआ, फर्दर टैक्स है और फाजिल टैक्स की मद में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बिल जो है वो कई ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जी। और अब गुजरांवाला की बात कर लेते हैं जहां पर गैपको के 20 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जा रही है। तासीर मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। तासीर, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है, ओवर बिलिंग के हवाले से कार्रवाई क्या की जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला के हुक्म पर बापटा एहलकार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। FIA ने कार्रवाई करते हुए गुजरांवाला बापटा के जो है 20 अफसरान को गिरफ्तार किया और मुकदमा जो है दर्ज कर लिया है। इन्होंने 2023 में बोकस एंट्रियां करके सरकारी खजाने को 105 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। इसमें जो है इंक्वायरी थी जिसमें ये गुनाहगार पाए गए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज जो है अदालत में पेश किया गया। इलाका मजिस्ट्रेट है सिफतुल्लाह, उन्होंने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने के बाद दोबारा जो है मुल्ज़मान को FIA के हवाले कर दिया है। दोबारा जो है 2 दिन बाद अदालत में पेश किया जाएगा, फिर जो है रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कार्रवाइयाँ जो है वज़ीर दाखिला के हुक्म पर जारी हैं। उनका कहना है कि ओवर बिलिंग की वजह से जो है शहरियों की बड़ी शिकायत थी। जब इस पर इंक्वायरी की गई तो पता चला अफसरान ने जो है बोकस एंट्रियां करके जो है सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद ये कार्रवाइयाँ जो है अमल में लाई गई और अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। जी। लोअरदीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी सैलाबी पानी में डूब गई, फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी पर ही बात कर लेते हैं, सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे रहमतुल्लाह सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। रहमत, बताइएगा कि बारिशों से कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है और इंतजामिया ने अब तक क्या किया है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हुआ जहाबाद के मुकाम पर। दी लोर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया पांचकोड़ा समेत दीगर बरसाती नदी नालों में अभी पानी का सतह बुलंद है और दरिया पांचकोड़ा में नीचे दर्जे का सैलाब है। दरिया पांचकोड़ा की सैलाबी रैली में कई दुकानात, होटल, राबिता पुल और सड़कें बह गई है, जबकि शदीद सैलाबी सूरत हाल से गंदम, प्याज और टमाटरों की फसलों और समेत माल्टों के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। दर्जनों मकानात गिर गई है, वसी पैमाने पर काबिल कार जमीन दरिया में बह गई है और लोग भारी माली नुकसान हुआ है। शदीद बारिशों और सैलाब से अभी तक दी लोर में 12 अफराद जान बहक, जबकि कई जख्मी हो गई है। बलाई इलाकों को सड़कें ताहाल ट्रिपक के लिए बहाल नहीं की गई है। अक्सर इलाकों की बिजली ताहाल ठीक नहीं की गई है, जिसकी वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने फौरी बहाली के लिए खसूसी पैकेज देने का मुतालिबा किया है। जी। बलूचिस्तान की बात करते हैं जहां पर सैलाबी सूरत हाल है और बारिशें होने की वजह से वहां पर नुकसानात भी काफ़ी हो रहा है। दरियाए काबुल में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। जी हाँ, नौशहरा से हमारे नुमाइंदे फ़रद शाह मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फ़रद, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है बारिशों के बाद? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाई काबुल के किनारे। गुज़िश्ता 3 रोज़ से नौशहरा दरियाई काबुल में पानी की सतह इंतहाई ज़्यादा लेवल तक पहुँच गई थी, जिसमें 2,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन आज सुबह से दरियाई काबुल में पानी की सतह 1,80,000 क्यूसेक तक गिर चुकी है, जो कि सैलाब का ख़तरा अब मज़ीद नहीं है। लेकिन 3 दिनों से जो सैलाबी पानी की ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो तबाही मचा दी है फसलों में और घरों में जो पानी दाखिल हो चुकी थी, इसने वो अब लोग अपने मदद आप के तहत जो है वो अपनी घरों को सफाई में मसरूफ़ है। जिस पर मेरे आकब में आप देख सकते हैं कि दरिया काबुल के किनारे जो आबाद झुंपड़ियों में जो लोग हैं, ये कल के दिन मुकम्मल डूब गई थी, जिसकी वजह से ये अभी वो लोग अभी लगे हुए हैं और अपने जो है वो काम में मसरूफ़ है। जी।
और अब बात कर लेते हैं दीर बाला की। यहाँ पर भी मुसलसल बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है। फसलें सैलाबी पानी में बह गई हैं, जबकि घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मेहरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मेहरान, बताइएगा इलाके में क्या सूरत हाल है? शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है यहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दीर शहर में मौजूद हूँ और गुज़श्ता बारिशों की वजह से दीर बाला में भी तबाही हुई है। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ और इस घर में 7 कमरे थे, वो 7 कमरे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। दीर बाला की बात करूँ तो पूरी ज़िले में 165 से ज़्यादा घर तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुकी है और साथ साथ 3 अफराद जान बहक भी हुई है। इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो पूरी ज़िले में 10 से ज़्यादा राब्ती सड़कें और पुल भी तबाह हो चुकी है, जिससे लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो चुकी है। मुतासिरीन ने ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से पुरज़ोर अपील की है कि हमें जल्द अज जल्द रिलीफ दी जाए ताकि हमारी ज़िंदगी आसानी से बसर हो जाए। जी, बारिशों से होने वाले नुकसान के हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद डिटेल से बात करेंगे और मुतालिका हुक्काम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।